राधे राधे सभी को। तो दोस्तों अपने कर रहे थे साइकोलॉजी में टॉपिक बाल विकास, और इससे पहले एक क्लास अपलोड कर दी गई है, वो आप लोग जरूर देखना, जिसमें अपनों ने ये कर लिया है कंप्लीट, जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक है, इन दोनों में जो परिवर्तन होता है वो समझाया। बाल विकास क्या है और सबसे पहले अध्ययन किन्होंने किया, जॉन लॉक ने किया, और मनोवैज्ञानिक विवरण किन्होंने प्रस्तुत किया, पेस्टोलॉजी ने किया, और जनक किनको कहा जाता है, स्टैनली हॉल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका में जो बाल अध्ययन आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई, तो ऐसे आ सकता है कि स्टैनली हॉल है ये इस आंदोलन के जन्मदाता है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिख लेना इसको कि बाल आंदोलन की शुरुआत कब हुई। मैं लिख देती हूँ 19वीं शताब्दी में। किन्होंने की? तो स्टैनली हॉल ने। ठीक है, बाल आंदोलन की शुरुआत पूछ ले जाए। और अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर को भी अपनों ने पहले वाली क्लास में किया था, परिभाषाएं की थी इसकी। अब जो करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को देखेंगे। इसके अलावा विकास की जो अवस्थाएं हैं इनको करेंगे। गर्भावस्था है, देखो यहाँ पर 3-4 मैंने लिख रखी है, देखो गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी को अपने करेंगे, जो कि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में। तो सबसे पहले अपने इनके सिद्धांत करते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। देखो बालक का जो विकास होता है ना वो किस दिशा में होता है, तो ये रट लो कि सिर से पैर की दिशा में होता है। सिर से पैर की दिशा में इसका विकास होता है, यानी कि देखो मस्तक है ना या सिर, तो मस्तक बोधमुखी विकास होता है, मस्तक बोधमुखी विकास। एवं केंद्र से परिधि विकास कहते हैं इसको, यानी कि बालक की जो परिपक्वता है ना वो गर्भाधान के बाद यानी सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं? मस्तक बोधमुखी विकास, यानी कि केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। जैसे आप देखो बच्चा है वो सबसे पहले क्या है, सिर हिलाना सीखता है, सबसे पहले सिर को हिलाना सीखता है, फिर वो उठाता है, सिर को पहले हिलाना सीखेगा, फिर उसको उठाना सीखेगा, और बाद में क्या करता है वो बैठना सीखता है। तो सिर से ही होता है। जैसे आप देखो विकास की जो दिशा है, देखो पहला जब पहले माह में होता है ना बच्चा, जो फर्स्ट मंथ होता है उसका, उसमें वो सिर को उठाता है, यानी कि जब आप सोचो यानी कि 3 महीने का हो जाता है, यानी कि 3 माह का, तो वो जो गतिशील वस्तुएं होती है उन पर क्या करता है, अपना जो नेत्र है, उनके आइज है, वो नेत्र का कंट्रोल, नेत्र नियंत्रण करना सीखता है। और 4-5 माह का हो जाता है, चौथा 5वां, तब वो सहारा देने पर क्या हो जाता है, बैठना सीख जाता है। आप अगर मैरिड हो तो अपने हिसाब से देखो बच्चों पर करके, 4-5 महीने का होगा जब उसको सहारा देंगे बच्चे को तो वो बैठना सीखेगा। और जब छठा 7वां 6-7 महीने का होता है तो बिना सहारे के भी बैठना सीख जाता है वो। 8वां 9वें महीने में यानी कि सहारा देंगे तो वो खड़ा होने लग जाएगा, और 10वें 11वें महीने में बिना सहारे के भी खड़ा होता है। अब ऐसे नहीं है कि कोई मान लो 500 बच्चों में 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं, पर कईयों का वो होता है सिस्टम। तो आप देखो विकास की दिशा साइकोलॉजी के अनुसार, यानी कि 10वां 11वां बिना सहारे के जो बच्चा है वो खड़ा होना। और जब 1 साल का होता है बिना सहारे ही वो चलना लग जाता है। 2 साल का होता है जैसे दौड़ना हो गया, टेढ़ी मेढ़ी जैसे लकीरें वो खींचने लग जाएगा, इस प्रकार की। 3-4 साल का बच्चा देखा होगा, कूदना, अच्छे से कूदना, अपना जो ट्राई साइकिल होती है ना बच्चों के पास, वो भी थोड़ी बहुत चलानी सीख जाते हैं। तो अब इनको अपने करते हैं। ये देखो ये सिद्धांत है अभिवृद्धि एवं विकास के। देखो सबसे पहला जो सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि जो वृद्धि एवं जो विकास है इसकी जो दिशा होती है वो अपनी एक दिशा होती है। कैसे? यानी कि इसके अनुसार देखें तो बालक का जो विकास है मैंने अभी बताया, यानी कि सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी कि बालक की जो परिपक्वता है वो गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, मस्तक बोधमुखी कहते हैं। तो ये मैंने पहले बता दिया विकास की दिशा का सिद्धांत। सेकंड देखो, वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती है। देखो जो वृद्धि होती है और विकास होती है, इनकी जो गति है वो दर दोनों एक जैसी नहीं रहती है। वैसे तो देखें तो विकास है ना, वैसे यूं तो एक बराबर सा रहता है, परंतु जो इसकी गति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। देखा होगा शैशवावस्था होती है
उसमें जब देखें शुरुआत में होती है गति तो तीव्र होती है, बाद में थोड़ी मंद पड़ जाती है। और जब किशोरावस्था आता है तो किशोरावस्था में स्टार्टिंग में इसकी गति वापस क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, परंतु वो कुछ समय के बाद में वापस से धीमी हो जाती है। इसी तरह ही जो वृद्धि और विकास है इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी कि एक जैसी नहीं रहती है। जैसे शेषावस्था में तीव्र हो गई और फिर मंद पड़ जाती है, ऐसे किशोरावस्था के स्टार्टिंग में तेज हो जाती है, फिर धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट, विकास क्रम का सिद्धांत। देखो क्रम, विकास क्रम का सिद्धांत, इसको अच्छे से देखना है। जो ये वाला सिद्धांत है ना, इसमें देखो गमक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। मैं ये लाइन यहाँ पर लिखती हूँ एक बार, ये देखो कि गमक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में कैसे होता है, निश्चित क्रम में मैंने लिखा है देखो LSRW, यानी कि सबसे पहले क्या करता है, देखो भाषा के विकास में सबसे पहले बालक सुनता है, सबसे पहले सुनता है, L सुनता है यानी कि लिसनिंग, फिर क्या करता है S स्पीकिंग बोलता है, फिर R यानी कि रीडिंग, फिर पढ़ता है, और फिर लिखता है यानी कि W राइटिंग। तो ये चारों आप लिख लो। सबसे पहले मैंने वैसे लिख रखा है LSRW, आप ऐसे भी लिख लेना। सबसे पहले सुनता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, लिखना। मैं ये भी लिख देती हूँ, ये रहा। तो ये सारे इनके सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत यानी कि ऐसे होता है ये सिर से पैर की ओर। वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती, गति और दर एक सी नहीं रहती है, कभी तीव्र कभी धीमी हो जाती है। विकास का क्रम का सिद्धांत, देखो क्रम का सिद्धांत कैसे होता है, LSRW यानी कि सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, लिखना, इस प्रकार होता है। सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, लिखेगा। फिर नेक्स्ट देखो परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार देखिए तो बालक के विकास के जो सारे स्वरूप, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं भाई। जैसे आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जैसे कि जो शरीर से अगर स्वस्थ होता है तो उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है, ये आप लोगों ने सुना और पता भी होगा आप लोगों को। अगर मानसिक स्तर अच्छा है तो वो सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहेगा। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत इनमें होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि विकास प्रक्रियाओं का जो निरंतरता का सिद्धांत है वो केवल एक तथ्य पर बल नहीं देता है। मान लो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसमें आप ऐसे सोचो कोई अचानक से मतलब एकदम से आकस्मिक परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है वो अविराम गति से निरंतर चलती रहेगी, एकदम अचानक से नहीं होता है। ठीक है। फिर एकीकरण का सिद्धांत, जैसे आप इस पे ना एक उदाहरण लो, निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि विकास की प्रक्रिया वो एकदम से अचानक से परिवर्तन नहीं होगा। तो आप ऐसे लो, दांतों का विकास है वो क्या है, भ्रूणावस्था में प्रारंभ होता है, भ्रूणावस्था में प्रारंभ हो जाता है दांतों का, और जन्म के 6 महीने बाद ही मसूड़े है वो बाहर निकलने लगते हैं। कितने, जन्म के 6 महीने बाद। अब देखो एकीकरण का सिद्धांत, आप देखो कि बालक है ना सबसे पहले, यानी कि जो सारे या एकीकरण, देखो एकीकरण इसमें ना एक आप लोग की बालक है वो सबसे पहले तो जो सारे अंग, संपूर्ण अंग है उनको, और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, यानी कि एकीकरण एक एक करके। सबसे पहले तो संपूर्ण अंगों को चलाना, फिर एक एक करके अंगों के भाग है उस भागों को चलाना सीखता है। फिर देखो विकास लंबवत न होकर के चक्राकार, यानी कि इस प्रकार वर्तुलाकार होता है। लंबवत न होकर के कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है। आप ऐसे लो, अगर कोई बालक है, अगर उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, अगर उसकी क्या हो रही है, लंबाई में वृद्धि होगी, तो साथ साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। ठीक है ना, यानी विकास कैसे होगा, वर्तुलाकार होगा। इस प्रकार चौड़ाई में भी हो रही है, लंबाई में भी हो रही है, चक्राकार वर्तुलाकार विकास होता है बालक का। ठीक है। नेक्स्ट देखो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब बालक का जो भी विकास है बालक का, वो ऐसे लो आप, क्या वो अकेले वंशानुक्रम पर आधारित है, क्या वातावरण पर, नहीं, दोनों पर। यानी कि बालक की वृद्धि एवं विकास है, इन दोनों का समान महत्व होता है, न तो अकेला वंशानुक्रम पर, न ही अकेला वातावरण, यानी कि दोनों के अंतःक्रिया का कारण होता है, अभी दोनों पर ही होता है। तो कोई छोटा बालक है वो देखो, अब वंशानुक्रम तो जो कुछ है, अब वातावरण से भी सीख करके, छोटा बालक है अपने जैसे बड़ों को देख करके, सुन करके, उनका अनुकरण करके, यानी कि उनकी नकल कर करके कुछ सीखता है। नेक्स्ट व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब आप ऐसे लो, एक ही एज वाले, एक ही आयु है,
और दो बालक है, एक ही सेम ही एज के दो बालक है, तो एक एज वाले दो मान लो बालक बालिका ही है, इनका जो शारीरिक और जो मानसिक है उनकी भाषा है और जो संवेगात्मक विकास है, इनमें क्या सेम होएगा दोनों का? नहीं, दोनों में विभिन्नता होएगी भी। शारीरिक और मानसिक और जो भाषाएं सेम नहीं होती है, बहुत कम होती है, बाकी विभिन्नताएं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हो गया, ये सारे देख लो अपने पढ़ रहे अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। विकास लंबवत नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत इस क्रम से होता है, पहले सुनता है, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना, और फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई ये वाला जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो सारे जो प्राणी है उनका विकास है ना वो समान रूप से होता है, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे भाषा हो चाहे संवेगात्मक विकास हो। जैसे आप पशु लो, पशु से उत्पन्न जो संतान होगी वो पशु ही होगी, और मानव से उत्पन्न जो संतान होगी वो मानव ही होगी। चाहे वो आप ऐसे लो, मान लो इंसान है, अगर मानव के अगर मान लो मनुष्य पैदा हुआ है, चाहे वो जो बालक इंसान है चाहे वो गरीब घर का हो चाहे अमीर घर का हो, उनमें समान प्रतिमान होगा। आप लोगों ने कभी देखा है अगर अमीर घर का बच्चा जन्मा एक साइड में गरीब, तो क्या अमीर घर वाला सीधा ही पहले सबसे पहले बच्चा कैसे सीखता है? चलना सीखता है सबसे पहले घुटनों के बल। क्या अमीर घर वाला सीधा ही उड़ना चल जाएगा? सीधा ही चलना सीख जाएगा? सेम ही होता है, चाहे गरीब घर का बालक हो चाहे अमीर घर का बालक हो, वो सब समान प्रतिमान होंगे भाई, चाहे कितना ही अमीर बाप का बेटा हो। चलना सबसे पहले कैसे? घुटनों के बल चलना सीखेंगे, चाहे गरीब वाला हो चाहे अमीर वाला हो, पहले घुटनों के बल सीखते तो घुटनों के बल ही। ऐसे ही पशुओं में अपना देखा है, चाहे बिल्कुल ही कोई पशु है चाहे अच्छे घर में मान लो रह रहा है ना, चाहे आप ऐसे लो किसी घर में भैंस है, अगर उसके कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है, चाहे एक बाहर आवारा है, तो सेम ही उनमें प्रतिमान होगी, कोई भी ले लो दोनों में। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। फिर सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सबसे पहले तो ये लाइन इसमें लिखो, जो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत है ना, इसके समर्थक लिखो हरलोक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और इनके अनुसार जो बालक है वो सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, फिर विशिष्ट क्रियाएं करेगा। सबसे पहले बालक क्या करता है? सबसे पहले उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में जो संवेग होता है उनको प्रकट करेगा। आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले, यानी कि जब बालक छोटा बच्चा है, वो बचपन में रोने का तरीका था वो कैसे था? थोड़ा अलग था। बचपन में बच्चा थोड़ा अलग तरीके से रोता था, आप लोग अपनों पे ले लो चाहे ना। फिर थोड़े से जैसे बड़े होने लगे, तो आपका तरीका क्या हो गया? तरीका भी बदल गया भाई। नेक्स्ट देखो, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। अब ये लो भाई, जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष है उनमें जो विकास होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा विकास है प्रारंभिक वर्षों में होता है। जो शेषवावस्था होती है ना, उसमें वृद्धि और विकास तेज गति के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, यानी कि जन्म के बाद बालक के विकास में जो प्रशिक्षण और जो परिपक्वता है दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षण और परिपक्वता दोनों ही क्या इंपॉर्टेंट है? तो बालक का विकास किस पर होता है? इन दोनों पर ही होता है भाई, यानी कि जो कि प्रशिक्षण और परिपक्वता है इनकी अंतःक्रिया पर ही निर्भर होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो बालक का विकास देख लो भी, संस्कृति के परिवर्तन है उसके अनुसार ही प्रभावित होता है। जो संस्कृति है उनके अनुरूप ही तो व्यक्ति का क्या होता है? विकास होता है। जो ये संस्कृति है ना, इसमें अगर उन्नति हो जाती है, संस्कृति की उन्नति में बालक का विकास है, उसका जो मात्रात्मक गुण है उनका भी विकास होने लग जाता है। फिर विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। आप ये लो, किस प्रकार भविष्यवाणी का सिद्धांत? बालक का विकास हो रहा है जिस प्रकार अपने देख रहे हैं। अब आप ऐसे लो, मान लो कोई बच्चा है, जिस प्रकार से बच्चे का विकास हो रहा है ना, आप उसको देखकर ये आइडिया लगा सकते हो, भविष्य के बारे में बता सकते हो कि भी ये क्या कर सकता है। आप अपने आसपास के अपने बच्चों को लो, अगर वो अच्छे कोई समाज अच्छा जैसा भी उसको माहौल मिल रहा है, वहाँ जिस प्रकार वो जी रहा है और जैसा ही उसका अच्छा व्यवहार है। कई बच्चे देखे ना बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं उल्ट पटांग वाले से, शरारती, और बहुत माहौल उनका खराब होता है, तो अपने थोड़ा उनको देख कर आइडिया लगा सकते हैं अभी ये किस दिशा में जाएगा। अगर अच्छा व्यवहार वाला, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छे उसको माहौल मिल रहा है, अच्छा स्कूल, सब जो भी वातावरण अगर अच्छा मिल रहा है,
जिस बच्चे को अपने देखेंगे और उसका जो रहन सहन है, उसका व्यवहार देखकर अपने कह सकते हैं ना, आइडिया लगा सकते हैं ना, हाँ भाई बच्चा ये आने वाले समय में इस दिशा में जाएगा या ये कर सकता है, अच्छा है। तो विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, भविष्यवाणी का भी पता लगा सकते हैं अपने विकास देख करके बच्चे का। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, देखो विकास होता है ना वो संचय ही होता है और इसकी पुनरावृत्ति क्या होती रहती है। अब संचय यानी कि संचय का अर्थ भी देख लो, जोड़ते जाना। तो भाई अब आप लोग ये वर्ड है ना यहाँ लिखा चाहे शॉर्ट में है, पर मैंने अपनी तरफ से इसको समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग थोड़ी क्लास को भी देख करके देखा करो। पीडीएफ तो मैंने पहले की डाल दिया, पर बीच में मेरे को टाइम नहीं मिला और थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो गई थी। अभी भी क्लास बड़ी मुश्किल से ले पा रही हूँ क्योंकि मामा ससुर की डेथ हो गई। अभी हमारी शादी थी, शादी में गए हुए थे, आपको पता है, जो कि 2 तारीख की शादी थी और पूरे 17-18 दिन ही नहीं हुए थे और मामा जी की डेथ हो गई। पीडीएफ की भी कोशिश करूंगी, पर आप हर चीज़ में पीडीएफ आपको ये डाल दूं, पर इसमें ये सीधा लिखा हुआ है तो थोड़ा इसको पढ़ भी लिया करो, भी इसमें समझाया क्या है। अब चलते हैं विकास की विभिन्न आयाम, अवस्थाएं कौन कौन सी। अब देखो वैसे तो इनके अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे रोश के अनुसार अलग बता रखी है। जैसे रोश ने देखो शेष अवस्था है वो जन्म से 3 वर्ष तक बताइए शेष अवस्था, और वैसे सामान्य वर्गीकरण में देखें तो शेष अवस्था होती कहाँ से है, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक होती है, पर रोश ने बता रखी है कि जन्म से 3 वर्ष तक। और रोश ने पूर्व बाल्यावस्था बताई वो 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने 6 से 12 वर्ष बताई है, किशोरावस्था इन्होंने 12 से 18 वर्ष तक बताई है। ऐसे ही सेल्ले के अनुसार देखें तो सेल्ले ने शेष अवस्था जो बताई है वो जन्म से 5 वर्ष तक बताई है, और बाल्यावस्था उन्होंने शेल्ले ने बताई है 5 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। इन्होंने अलग अलग बता रखी है, पर आपको सामान्य वर्गीकरण में जो देखना है कि गर्भावस्था होती है वो गर्भधारण से जन्म तक, गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शेष अवस्था 0 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था ध्यान रखना 13 से 18 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 6 से 12, और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष के बाद। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैंने एक चीज यहाँ लिख रखी है, इसको ध्यान से देखना कि गर्भावस्था की जो अवधि है वो सामान्यतः तो देखो 270 से 280 दिन की होती है। यहाँ 40 दिन नहीं सप्ताह है लिखना था, ठीक है ना, 270 या 280 दिन तो 40 सप्ताह है, या तो 270 या 280 दिन, या फिर सप्ताह की बात करें तो 40 सप्ताह है, या फिर महीनों की बात करें तो 9 माह है 10 दिन की अवधि, महीनों में करें तो 9 माह 10 दिन की। और गर्भावस्था का जो समय है वो कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक देखें तो 330 दिन होता है, ठीक है, ये हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको मैंने बता दिया कि गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था मतलब कब से कब तक होते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं गर्भावस्था। देखो सबसे पहले गर्भावस्था है, इसको 3 चरणों में बांटा गया, ये ध्यान रखना। जो सबसे पहला चरण है देखो बीजावस्था या डिंबावस्था, तीनों चरण देखो, एक बीजावस्था होती है जिसको डिंबावस्था बोलते हैं, या फिर इसको रोपणावस्था बोलते हैं। एक होता है भ्रूणावस्था, इसको भ्रूणीय बोलते हैं, या एक नाम और है इसका पिंडावस्था, ये भी मैं लिख देती हूँ ये रही। और एक होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये तीनों आप देख लो। अब मैं बताती हूँ कि जो बीजावस्था है ये अवस्था देखो कब तक होती है। बीजावस्था होती है 0 से 2 सप्ताह तक। तो बीजावस्था कब तक रहती है? बीजावस्था या डिंबावस्था या रोपणावस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। और इस अवस्था में देखो जो बालक है ना, छोटा बच्चा है, उसकी जो आकृति है वो एक बीज के समान यानी कि अंडानुमा हो जाती है। इस प्रकार सा हो जाता है ये बच्चा, यानी कि एक बीज के समान, यानी कि जो अंडा देखा है आपने अंडानुमा हो जाती है। तो इसकी आकृति देखो बीज के समान अंडानुमा हो जाती है। युक्ता, अब युक्ता क्या है? जो ये बीज के समान होती है, अंडानुमा होती है, इसको युक्ता कहते हैं बीजावस्था को, ठीक है ना। यानी कि ये अवस्था कब तक होती है? 0 से 2 सप्ताह तक। ध्यान रखना, बालक की आकृति बीज के समान अंडानुमा हो जाती है जिसको युक्ता कहते हैं। अब देखो एक पदार्थ है योक नामक पदार्थ, ये ध्यान रखना। योक ये क्या है? योक नामक पदार्थ है, ये बालक को आहार के रूप में मिलता है। जो इस प्रकार का बालक मैंने बनाया है इसको आहार के रूप में मिलता है योक नामक पदार्थ, ये भी ध्यान रखना। और ये योक नामक पदार्थ है ना, ये लगभग कितने
15 दिन में यौग जो युक्ता है ये समाप्त हो जाते हैं और वो गर्भावस्था है उसके दीवार से चिपक जाता है। सॉरी, गर्भावस्था नहीं, जो गर्भाशय है, जो मैंने बताया इस प्रकार का अंडानुमा एक बच्चा है जिसका आकार इस प्रकार का हो जाता है अंडानुमा यानी कि बीज के समान, तो वो गर्भाशय है उसकी सीधा दीवार से चिपक जाता है और वो माँ का जो माँ है और माँ के शरीर से आहार ग्रहण कर जाता है। कहाँ से आहार ग्रहण करता है? माँ के शरीर से। और बालक की जो भ्रूणावस्था है वो प्रारंभ हो जाती है। फिर देखो ये भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। ये आपको बीजावस्था समझ में आ गई। 0 से 2 सप्ताह तक चलती है ये अवस्था और इसमें जो बालक की आकृति है वो एक बीज के समान हो जाती है, अंडानुमा हो जाती है, जिसको युक्ता कहते हैं। और योग नामक पदार्थ है वो बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है और वो योग था जो बालक ग्रहण करता है वो 15 दिन में योग है वो युक्ता वो समाप्त हो जाता है। फिर गर्भाशय की वो दीवार है उसमें चिपक जाता है और फिर माँ के शरीर से आहार ग्रहण करना स्टार्ट करता है बच्चा। फिर ये स्टार्ट हो जाता है भ्रूणावस्था। अब इसको पढ़ते हैं भ्रूणावस्था या भ्रूणीय या इसको पिंडावस्था भी बोलते हैं। ये ऊपर लिख दिया मैंने। ये देखो कब से स्टार्ट होता है, ये 2 सप्ताह तक था। फिर ये आगे स्टार्ट हो जाता है 2 सप्ताह से लेकर के दूसरे माह तक। जब तो दूसरा सप्ताह स्टार्ट होता है यानी कि यहाँ 7 दिन तक हुआ, फिर दूसरा सप्ताह जब स्टार्ट होता है तब से लेकर के 2 महीने के अंत तक रहती है ये भ्रूणावस्था। इसमें देखो आप एक ऐसे लो 2 सप्ताह से अगर दूसरे माह तक स्टार्ट हुआ दूसरा महीने तक तो लगभग कितने सप्ताह हो गए, यानी कि 8 सप्ताह यहाँ लिख सकते हो 8 है। और इसमें सबसे ज्यादा शिशु का विकास होता है, सर्वाधिक तीव्र विकास इसी अवस्था में होता है। इसमें निर्माण किसका शुरू होता है? शिशु की जो श्वसन नली है उसकी शाखाएं होगी, फेफड़े हो गए, यकृत हो गए और थायराइड ग्रंथि, लार, ये सारी ग्रंथियां इनका यहाँ पर निर्माण स्टार्ट हो जाता है। और इस अवस्था में देखो ये 3 परतों के ये 3 परतें, एक बहिस्तर, एक मध्य स्तर और अंतस्तर, इन 3 परतों के द्वारा बालक के शरीर का निर्माण होता है। जो बहिस्तर है ये इसमें है भ्रूणावस्था वाले में जो 2 सप्ताह से दूसरे माह तक यानी कि 8 सप्ताह तक रहती है। तो ये 3 स्तर देखो, एक है बहिस्तर, इसे बाहरी परत भी कहते हैं। और इसमें बहिर यानी कि बाहर, तो बाहर में आप देखो जो त्वचा होगी बालक की, बाल हो गए, नाखून हो गए, दांत हो गए, इन अंगों का निर्माण होता है बहिस्तर बाहर वालों, ठीक है। फिर मध्य स्तर आता है, तो ये बालक के शरीर के भीतरी भाग यानी कि मांसपेशियों का निर्माण होता है इसमें, मैं या तो आगे लिख दूंगी। फिर अंतस्तर होता है। अंतस्तर में क्या होता है? बालक की जो पाचन प्रणाली है, जो फेफड़े हो गए, लीवर हो गए, जो उनका हार्ट, हृदय हो गया, इन अंगों का निर्माण होता है। तो मैं एक बार निर्माण लिख देती हूँ किस किस में होता है। ये मैंने लिख दिया है, त्वचा, बाल, नाखून का निर्माण, और मध्यस्थ यानी शरीर के भीतरी भाग मांसपेशियों का निर्माण, अंतस्तर पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय का निर्माण, ठीक है। तो ये देखो गर्भावस्था में ये 3 चरणों में बांटा गया। गर्भावस्था को बीजावस्था जिसको डिंबावस्था बोलते हैं जो 0 से 2 सप्ताह तक, फिर भ्रूणावस्था जो भ्रूणीय होती है, पिंडावस्था 2 सप्ताह से दूसरे माह तक यानी कि 8 सप्ताह तक। और शिशु का इसमें सबसे ज्यादा तीव्र विकास इसी में होता है भ्रूणावस्था में। फिर 3 ये मैंने स्तर बता दिए। फिर होता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तो ये कब तक रहती है? ये देखो यहाँ 8 सप्ताह तक ये रहा ना। फिर 8 सप्ताह से लेकर के गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था है वो 8 सप्ताह से लेकर के जन्म तक, कहाँ तक रहती है? जन्म तक रहती है, यानी कि 2 माह से 9 माह। महीनों की बात करें तो 2 माह से 9 माह तक, यानी 2 माह तक यहाँ तक था, 2 से यहाँ 9 माह तक हो जाता है, या 8 सप्ताह था, फिर 8 से लेकर के यहाँ जन्म तक रहती है, जब तक जन्म 9 माह के बाद जन्म हो जाता है बच्चे का। आप लोग ये जरूर ध्यान रखना कि गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः 270 से 280 दिन यानी कि सप्ताह की बात करें तो 40 सप्ताह, माह की बात करें तो 9 से 10 माह। और जो गर्भावस्था है इसका जो समय है वो कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक 330 दिन तक हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को गर्भावस्था समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट शैशवावस्था। एक बार गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक भी देख ले, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये भी थोड़ी बता देती हूँ, फिर अपने शैशवावस्था करेंगे। और मैंने आगे शॉर्ट में लिख रखे हैं, इस पेज पे बिल्कुल ही शॉर्ट में मैंने लिखने की कोशिश की है जिससे आपका टाइम भी बच जाए। तो देखो गर्भावस्था, अपनी गर्भावस्था पढ़ी है, 3 चरण भी मैंने बता दिए, बीजावस्था और एक भ्रूणावस्था और एक गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? देखो माँ का स्वास्थ्य हो गया, माँ का आहार हो गया, माता की आयु होगी, स्त्री का शराब व तंबाकू का सेवन करना, कुछ गलत आते भी होती है जैसे, तो ये सारे प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं भाई? माँ का स्वास्थ्य करता है, अगर बच्चे की माँ ही स्वस्थ नहीं है
तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? तो ये सारे प्रभावित करते हैं कारक। देखो, अगर गर्भावस्था के दौरान माँ अगर कोई संक्रामक रोग है उससे अगर मान लो पीड़ित है, या फिर जो कुनेन औषधि वगैरह इनका ज्यादा अगर वो प्रयोग करती है, तो आप देखना जन्म के समय बच्चा है जो शिशु है वो अंधा या बहरा या मानसिक रूप से दुर्बल भी हो सकता है, जैसे कि अगर वो कुनेन का ज्यादा औषधि का अगर ज्यादा उपयोग कर रही है। फिर माँ का आहार आहार भी प्रभावित करता है। कैसे? आप भाई ये तो डॉक्टर भी बताते हैं ना, आप सभी को पता है आहार अच्छा जरूरी है माता को। जैसे कि गर्भवती कोई स्त्री है तो गर्भावस्था के दौरान जो भी उसका आहार है उसमें सारे जैसे आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन वसा सभी जैसे कार्बोहाइड्रेट है ये सारे उचित मात्रा में जरूरी होने चाहिए, लेने चाहिए, तभी बच्चा सुरक्षित होता है, ठीक है, स्वस्थ उत्पन्न होता है। माता की आयु भी करती है भाई। ये तो देखो हरलोक का क्या मानना है, लिखना हरलोक का ये मानना है कि स्त्री की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करे तो 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर ज्यादा ही है बुढ़ापे की तरफ जा रही, बहुत सारे देखते हैं प्रॉब्लम आती है, अगर बहुत कम एज है तो भी प्रॉब्लम आती है। यानी कि अगर कम या अधिक आयु में स्त्री माँ बनती है तो बालक की जो वृद्धि है उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो स्त्री का शराब व तंबाकू का सेवन करना, कोई भी लेडीज है उसको गर्भावस्था के समय इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए भाई। जो शिशु है उसकी हृदय है उसकी धड़कन पर प्रभाव पड़ता है भाई, और जो शिशु है वो परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले लेता है, इस प्रकार के उनको सेवन नहीं करना चाहिए। माँ की बहुत सारी गलत आते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार ये हो गई शराब तंबाकू करना, कुछ सिगरेट वगैरह जो भी करते हैं वो उन पर प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब शेषवावस्था। गर्भावस्था तो होगी कंप्लीट, ठीक है। देखो शेषवावस्था का जो मैंने बताया आप लोगों को वो काल है 0 से 5 वर्ष तक, यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था है वो शिशु अवस्था कहलाती है, और यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। अब देखो शेषवावस्था को और क्या क्या कहते हैं और किन्होंने क्या कहा है। वैसे अगर बात करें ना शताब्दी 20वीं की बात करते हैं, 20वीं शताब्दी, यानी कि 20वीं शताब्दी में जो शिशु है उस पर सबसे ज्यादा अनुसंधान हुए थे, और सबसे ज्यादा अनुसंधान होने के कारण क्रो एंड क्रो उन्होंने 20वीं शताब्दी को शिशु यानी कि बालक की शताब्दी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा अनुसंधान हुए, तो शिशु को देख लो भी क्या कहा है, 20वीं शताब्दी की को शिशु बालक की शताब्दी कहा है। ये लाइन मैंने शायद आगे लिखी है शॉर्ट में, तो अब थोड़े से इनके देख लेते हैं यहाँ पर इनको क्या क्या कहते हैं। वैसे आगे भी लिख रखे हैं, मोटा मोटा यहाँ पर देख लेते हैं। शेषवावस्था को खिलौनों की एज कहते हैं, यानी कि टॉय एज, खतरनाक काल भी कहते हैं, पीली काल, अजीबोगरीब और बक्की अवस्था भी कहते हैं, और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बादशाह की अवस्था भी कहते हैं, प्रो प्राक विद्यालय आयु भी कहते हैं, स्वार्थी व स्व केंद्रित भी कहते हैं, आत्म प्रेम की भावना भी कहते हैं। शरीर में आत्म प्रेम की भावना ज्यादा होती है शेषवावस्था में, और इस अवस्था में ना बालक में जो नैतिकता होती है नैतिकता का भाव नहीं होता है। क्यों? अब ऐसे लोग घर पर मान लो कोई भी आ गया, तो अगर घर पे कोई आया है तो उनको अगर देख कर रोया है तो उसको रोना है तो रोना ही है, और वो अपनी माँ है उसकी गोद में कोई और दूसरा बच्चा आकर बैठ जाता है, छोटे बच्चे अपने ऊपर लो, कोई दूसरा बच्चा आकर बैठता है या तो उसको मारेगा उधर करेगा रोएगा, यानी कि उसको बैठने नहीं देगा, तो उसमें क्या नैतिकता का भाव नहीं होता है, उसको नहीं पता होता है। हाँ, इस अवस्था में स्व केंद्रिता का भाव जरूर होता है। कैसे स्व केंद्रित? छोटे बच्चे आप देखो, अगर वो शेषवावस्था में 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था में है तो वो किस प्रकार बालक करते हैं। क्योंकि मेरी अभी भी वो मेरी छोटी सिस्टर का बच्चा है, तो वो अभी भी ऐसे करता है जैसे मेरा बेटा उनके पास इस प्रकार जाता है। जो शेषवावस्था में बालक है, अगर उसकी कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है उस बच्चे का, तो वो किसी दूसरे को नहीं देगा, अपने पास ही रखेगा। उसमें जो ये है स्वार्थी यानी कि स्व केंद्रित की भावना है, और इस शेषवावस्था में बालक कल्पना जगत का भी विचरण करता है। बालक कल्पना में खोया रहता है भाई, जैसे परियां हो गई, जादूगर होते हैं, इनकी ऐसे माइंड में सोचता रहता है, कल्पना ही करता रहता है, निकाश मेरे पास भी एक ऐसी परी होती, जादू करवाता, मैं मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती, इस प्रकार वो सोचता रहता है, कल्पना जगत का विचरण करता रहता है, उनको नहीं पता होता है। और इस अवस्था को सीखने का सवर्ण काल भी कहते हैं। मैंने आगे सारे नाम लिख रखे हैं, एक बार मोटा मोटा बता दूं। शेषवावस्था जो 0 से 5 वर्ष तक के बालक अगर है तो सीखने का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि बालक में जितने अच्छे संस्कार या ज्ञान हमें देने या सिखाने हैं तो इस आयु में हम सिखा सकते हैं। क्यों? अभी अभी बालक है वो सीखने की रुचि में होता है भाई, इसलिए वो जल्दी से सीख भी जाता है, और इस आयु को इसी कारण ही सीखने का स्वर्ण काल भी कहा जाता है।
बादशाह की प्रवृत्ति क्यों कहते हैं? बादशाह की प्रवृत्ति इसलिए कहा जाता है कि ये वाली जो शेषवावस्था अवस्था है, बालक जैसा चाहता है वैसे मनमानी करता है। अगर उनकी कोई चीज या वस्तु है पसंद आ गई, मान लो कोई भी चीज है उसको पसंद आ गई, अगर वो लेना चाहता है तो उसको लेकर के ही मानेगा। जैसे टॉफी होगी, चॉकलेट होगी, चाहे वो रोएगा किसी प्रकार, मेरे को चाहिए तो चाहिए ही, बादशाह बन जाता है। इसे बादशाह की अवस्था कहते हैं इसको। अब बक्की की अवस्था भी कहते हैं इसको। मैंने आगे लिखी, यहाँ भी लिख रखा है बक्की की अवस्था। बक्की की अवस्था क्यों कहते हैं अभी इसको? जो शेषवावस्था है, इस काल में बच्चा कुछ ना कुछ बोलता रहता है भाई। जब तक उस बालक की वो बात है जब तक पूरी ना हो जाए तब तक वो बकता ही रहेगा, बक्की अवस्था कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी करता है, कैसे, क्यों, इस प्रकार के प्रश्न पूछता रहता है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसलिए इसको बक्की अवस्था भी कहते हैं, चैटर बॉक्स, ठीक है। और हर लोग ने इसको खतरनाक अपीली काल की अवस्था भी कहा है, क्योंकि शेष अवस्था में बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को खतरनाक या अपीली काल भी कहा है। और जो ऋषि है उनके अनुसार बालक में जन्मजाता शुद्धता ही होती है। अब मैंने इसको आगे भी लिख रखा है, ये सारी यहाँ पर अवस्थाएं लिखी हुई है। अब अपने शेषवावस्था ही कर रहे थे तो शेषवावस्था में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो, शेषवावस्था 0 से 5 वर्ष तक बालक के भावी जीवन की आधारशिला काल है। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखो 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की शताब्दी कहा जाता है, क्योंकि इस 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा संशोधन हुए, तो इसलिए। अब देखो यहाँ पर और मैंने लिख रखा है, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है वेलेंटाइन के अनुसार। और क्षणिक स्वेंग की अवस्था भी कहा जाता है, मतलब जो भी स्वेंग है थोड़े ही टाइम रहता है, क्षणिक स्वेंग, ठीक है। नामकरण विस्फोट की अवस्था भी कहा जाता है इसको प्याजे के अनुसार। संस्कारों के निर्माण की आयु भी इसी को ही कहा जाता है। और सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है इस अवस्था को? शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है। देखो जन्म है ना, जन्म के 30 घंटे तक शिशु की जो नेत्र है, इंद्रियां, वो काम नहीं करती है शेषवावस्था में, ठीक है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, जन्म होता है उस समय तो कोई संवेग उत्पन्न नहीं होता है, केवल उत्तेजना का अनुभव करता है, धीरे धीरे उत्पन्न होता है ये इसमें। और वैसे देखे तो बालक में लगभग अधिकांश तो संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक में जो भय होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। भय वाला संवेग, डर का होता है ना, भय का, वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है इस अवस्था में। अब थोड़ी सी परिभाषाएं हैं शेषवावस्था की, में देख लो। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्राइड के अनुसार है। वेलेंटाइन के अनुसार देखो शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शेषवावस्था कौन सी अवस्था सीखने का आदर्श काल है? शेषवावस्था। तो जो कुछ सिखाना है वो इसमें सिखा दो, सीखने की आदर्श काल, अच्छी से शीघ्रता से सीख लेता है बच्चा, ये वेलेंटाइन के अनुसार है। फिर है गुड एनफ के अनुसार, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। एक गैसेल के अनुसार देखो शिशु पहले अपने 6 वर्षों में और उसके बाद 12 वर्षों तक दुगना सीख लेता है। देखो अब भाई बाल्यावस्था करे या फिर क्लास लंबी हो जाएगी, अब मुझे नहीं पता आप लोग कितनी क्लास चाहते हो, ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इस प्रकार हो भाई, हम नहीं पढ़ पाते हैं, या तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे बाल्यावस्था किशोरावस्था, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं है बाल्यावस्था, किशोरावस्था में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बाल्यावस्था या तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे या बाल्यावस्था कर ही लेते हैं। ये आप ऐसे मत समझना कि लंबी है, क्योंकि टाइम कम रहा है एग्जाम का। बाल्यावस्था तो करवा ही देती हूँ। देखो बाल्यावस्था वो जो इसकी वर्ष है वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। अब देखो बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है, ठीक है। जो शेषवावस्था की समाप्ति, शेषवावस्था की तो यहाँ समाप्ति हो रही है, इसके उपरांत प्रारंभ होती है बाल्यावस्था। यहाँ तो जन्म हुआ है और जन्म के बाद देखे तो ये दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। जन्म के बाद तो देखो ये पहली मानी गई वैसे जन्म के बाद, क्योंकि यहाँ 0 से 5 वर्ष तक है, तो जन्म के बाद तो ये दूसरी अवस्था हुई। और शेष अवस्था की, ये शेष अवस्था यहाँ समाप्त हो रही, समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है ये वाली, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने का होता है। और अब इसको क्या कहते हैं? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं, कॉल व बुर्श के अनुसार। ये मैंने सारे आगे लिख रखे हैं। जीवन का निर्माणकारी काल कहते हैं, सिगमंड फ्राइड ने कहा है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहते हैं, किलपैट्रिक के अनुसार। छदम मिथ्या परिपक्वता, ये सारे आगे मैंने किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ करते हैं बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, रट लो पहले तो। अब देखो इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है, उसके औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में हो जाता है। अब देखो भाई, इस बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया। बाल्यावस्था को क्या? जीवन का अनोखा काल। किन्होंने कहा है? कोल एम ब्रुश ने, ध्यान रखना, कोल एम ब्रुश ने कहा है जीवन का अनोखा काल। अब इसको कैसे याद करोगे आप? ऐसे करो, जीवन का अनोखा काल कब है?
किसी को कॉल करते हैं, अच्छी बातें होती है, चाहे कोई भी दोस्त है, अच्छा बंदा है, अगर अच्छी बातें होती है तो वो जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल देखो, जब आप ऐसे लो ब्रश से लो ब्रश, जब ब्रश नहीं करते हो, कोलगेट नहीं करते हो, तो आप लोगों के लिए जीवन का अनोखा काल नहीं है। तब होगा अच्छे दांत साफ रखोगे, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। जीवन का अनोखा काल किन्होंने कहा? बाल्यावस्था को कोल एवं ब्रुश ने। अब इसमें देखो क्योंकि क्यों कहा है इन्होंने अनोखा काल, क्योंकि इस काल का जो 6वां वर्ष है उसमें बालक उग्र होता है, 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलापन का गुण आता है, 9वें वर्ष में समूह भाव की प्रबलता, और बाद के जो वर्ष बच गए यानी कि 6 से 12 वर्ष तक है, तो छठे में उग्र, 7वें में उदासीन और अकेलापन, और 9वें में समूह की भावना, यानी कि जो कि सभी के बीच में समूह में रहे, इस प्रकार की प्रबलता, और बाद के जो बचे 10, 11, 12 यानी कि 12 वर्ष तक रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव हो जाता है उनमें। अब इसके अन्य नाम देखो, मैंने ये तो बता दिया, कोल एवं ब्रुश ने इसको जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। सॉरी, यहाँ पर लिखने में गलती हुई है, जीवन का अनोखा काल लिखना, जीवन का अनोखा काल कोल एवं ब्रुश। सिगमंड फ्राइड ने कहा है निर्माणकारी काल, जीवन का निर्माणकारी काल। और प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक ने कहा है। आप इसको ऐसे ले सकते हो, प्रतिद्वंदात्मक में द्वंद्व हो रहा है अभी। किलपैट्रिक, जब किल ठोकते हैं ना तो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, ऐसे लोग किलपैट्रिक। थोड़ा इस प्रकार कनेक्ट कर लो, याद रह जाएगा। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने। छद्म व मिथ्या परिपक्वता का सिद्धांत रोश ने। इसको वैचारिक अवस्था काल भी कहा है। शिक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण काल भी है बाल्यावस्था का। खेल की आयु, गेम एज भी इसको कहा है। यथार्थवादी दृष्टिकोण भी इसी को ही कहा, बाल्यावस्था को। नेता बनने की इच्छा इस बाल्यावस्था में, ठीक है। और इसको देखो गैंग एज भी कहा है, क्योंकि ये समूह में रहता है, दल अपनी टोली बना करके रहता है, सभी दोस्तों के साथ एक समूह में रहेगा, इसके जितने भी दोस्त है, जिसको गैंग एज भी कहते हैं बाल्यावस्था को, जो 6 से 12 वर्ष तक के होते हैं। आप अपने आसपास के बच्चों को देखना, 6 से 12 वर्ष तक के होते हैं, ज्यादातर ऐसे समूह में रहना पसंद करते हैं। इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं, डर्टी अवस्था। स्मार्ट एज भी कहते हैं, चुस्ती की अवस्था कहते हैं, जब उत्तर वाली अवस्था होती है। और रेडिल ने इस अवस्था को क्या कहा है? आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था कहा है। और बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम जो कामुकता पाई जाती है वो इसी बाल्यावस्था में पाई जाती है। बालक क्योंकि भय मुक्त रहता है, कोई डर नहीं होता है, तो सबसे कम कामुकता पाई जाती है इसमें। थोड़ी सी परिभाषाएं हैं बाल्यावस्था, समझ लो इसको। रोस के अनुसार देखो, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये रोस ने कहा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो मानसिक योग्यता, इसका लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कब? जब बालक 6 साल का हो जाता है, उसकी जो मानसिक योग्यता, उनका लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। स्ट्रेंग के अनुसार देखो, ऐसा शायद कोई ऐसा खेल हो, किन्होंने कहा? स्ट्रेंग ने कहा है कि जब बालक 10 साल का होता है ना, तो ऐसा कोई भी गेम हो ना हो जब बालक ने नहीं खेला हो। स्ट्रेंग ने कहा है ऐसा कोई भी गेम नहीं है जब बालक 10 साल की अवस्था में नहीं खेला हो। तो आप लोगों को ये वाला बाल्यावस्था तक समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में बिल्कुल नोट्स बना के आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा मैटर क्लियर कर सको, और जिससे आपको फायदा हो सके। अब किशोरावस्था नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। किशोरावस्था में थोड़ा कुछ ज़्यादा है।